नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के अब हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली गई है और आपको बता दूं कि अब हाई कोर्ट में डाली गई इस याचिका को लेकर के दिल्ली की हाई कोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। ये रोहिणी कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और रोहिणी कोर्ट ने भी विकिमीडिया फाउंडेशन और जो यूएस में डिजिटल लाइब्रेरी है इसको सम्मन भेजा था। 30 दिन में जवाब मांगा है और आपको बता दूं कि अब इस बात को लेकर के दिल्ली की हाई कोर्ट ने भी बीबीसी को नोटिस जारी किया है और उसने कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई थी द मोदी क्वेश्चन, इस डॉक्यूमेंट्री से देश के प्रधानमंत्री की छवि को धक्का पहुंचा है और यह कहा गया है कि भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर भी दाग लगा है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोदी जी को लेकर के 2002 के गोधरा दंगों को लेकर जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, इसमें सेलेक्टेड सीन दिए गए हैं, वीडियोस को शॉर्ट कर करके कहीं से सोशल मीडिया से ले लेकर इसमें ऐड किया गया है और इसमें एक तरफा यह दिखाने की कोशिश की गई है कि मोदी की वजह से दंगे हुए और गुजरात दंगों की वजह से भारत के अन्य हिस्सों में दंगे हुए, जिसको लाते लाते इन्होंने दिल्ली के अभी हाल ही के दंगों को भी जोड़ा है जो अभी सीएए के विरोध के बाद में हुए थे। यानी एक तरह से पूरी सिद्ध करने की कोशिश बीबीसी ने की कि ये जो देश के प्रधानमंत्री मोदी है, इनकी वजह से गोधरा दंगा हुआ, फिर उसके बाद में देश में जगह जगह दंगे होते रहे और मुसलमानों के दिमाग में डर पैदा हो गया इस मोदी की वजह से और आज ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री को जब ये पहला एपिसोड 17 जनवरी को आया, केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगा दिया क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होती तो निश्चित जानिए कि इस देश में धार्मिक दंगे हो रहे होते, क्योंकि जिस तरह से आप माइंड सेट करोगे देश के मुसलमानों को, जिन्होंने 2002 में जन्म भी नहीं लिया था, ऐसे आज युवा हो गए, वो देखेंगे यार 2002 में ये जो दंगा हुआ गुजरात में, इसमें मुसलमान बहुत मारे गए, इसके लिए दोषी कौन है? मोदी। और मोदी अब कौन है? देश का प्रधानमंत्री, जो आज करोड़ों युवाओं का आइकन बने हुए हैं मोदी जी। उनके दिमाग में मोदी के लिए नफरत पैदा कर दो, इस डॉक्यूमेंट्री का एक सूत्री कार्यक्रम और मकसद था। और इसको लेकर के देश में जो विपक्ष है आज का, उस समय सत्ता में था 2002 में कांग्रेस, और कांग्रेस ने इसको लेकर एसआईटी गठित की। एसआईटी ने इसमें जांच की और देश के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 9 घंटे उससे बिठाकर पूछताछ की गई है। ये डॉक्यूमेंट है कि मोदी जी से, जब वो सीएम थे, 9 घंटे उनको टॉर्चर किया गया बिठाकर, ताकि उनसे ये उगलवाया जा सके कि भाई दंगे में कहीं हाथ था। कितनी कितनी बातें आई, पुलिस के अधिकारी मिल गए कांग्रेस से, बाद में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। उस समय लोग कह रहे थे अरे ये तो यार डीएसपी है, ये अगर कह रहा है कि साहिब के नाम से कोई फोन आया था कि भाई इन मुसलमानों को छोड़ना नहीं, हिंदुओं को पकड़ना नहीं, तो भाई ये तो इन्होंने ही करवाया। पूरा नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस के द्वारा। लेकिन मामला न्यायपालिका में पहुंचा और न्यायपालिका में पहुंचने के बाद एसआईटी ने क्लीन चिट दी और इस क्लीन चिट को लेकर आपको बता दूं 2022 में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील की गई कि साहब वो जो क्लीन चिट मिली थी वो गलत थी और इसको दोबारा सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य देखे और उन्होंने कहा कि नहीं, एसआईटी के सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने चेक कर ली हैं ठीक से, मोदी को मिली हुई क्लीन चिट अपनी जगह सही है। जब देश का सुप्रीम कोर्ट 2002 के दंगों को लेकर के मोदी जी को क्लीन चिट दे रहा है, एसआईटी की जांच को सही बता रहा है, तब कोई विदेशी एजेंसी, उसकी क्या औकात है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करे? और इसीलिए ये अपराध बनता है, ये मानहानि का केस बनता है। इसको लेकर के आपको बता दूं कि ये जो है रोहिणी की कोर्ट में इसमें एक केस डाला गया था और एक एनजीओ है जो गुजरात की, इसी को लेकर के मीडिया कंपनी पर मानहानि का केस किया है दिल्ली की हाई कोर्ट में। क्योंकि आपको बता दूं कि सरकार ने जैसे ही ऑर्डर इसको बैन के किए थे, साथ में ये कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका जितना भी ये कंटेंट पड़ा है इस सबको डिलीट किया जाए। लेकिन बीबीसी की हिम्मत देखिए कि वो ये सोच रहा है
कि हम तो विदेश में बैठे हैं, ब्रिटेन से चलाते हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, हमने तो इनके ऊपर राज किया है, ये आज हमें आदेश चलाएंगे। आपको बता दूं कि कई जगह वो लिंक पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्री का और लोग उसको देख रहे हैं, ये दिखवा रहे हैं। जेएनयू में जिद की गई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहीं से चलाने की जिद की गई, और साउथ के कई राज्यों में भी इसी तरह यूनिवर्सिटी में ये डॉक्यूमेंट्री जबरदस्ती चलाई गई, बैन के बावजूद चलाई गई, मोदी को चिढ़ाने के लिए, देखो हम चलाएंगे, तुम्हारे बस में है तो रोक लो। इस तरह से चुनौतियां दी गई। तो ठीक है, आप मोदी के प्रति नफरत पैदा रखिए, लोगों में नफरत फैलाइए, लेकिन दंगा कराने की जो षड्यंत्रकारी नीति है ये इस देश में नहीं सहन होगी। कोई लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी के खिलाफ आप मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों में, युवाओं में एक नफरत भर देंगे और उससे वोट नहीं देंगे वो, ये एक मैटर है। पहले ही वोट वो कम्युनिटी बहुत कम देती है, लेकिन इससे अगर किसी के दिमाग में जहर घुल गया और वो दंगे पर उतर गया, उसके दिमाग में नफरत आ गई, वो आतंकवाद की तरफ चला गया, तो तब क्या होगा? ये देश का नुकसान है और ये बीबीसी ने किया है। तो क्यों किया है, इसके पीछे का भी रीजन है, और इसके पीछे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि ये बीबीसी की हिस्ट्री आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। बीबीसी के पीछे आपको बता दूं, एक जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन में जो लोग हैं, इससे आपको पता लगेगा, एक संस्था है, वो पत्रकारों को लेकर के संस्था बनाई गई, IPSMF, ये एक फाउंडेशन बनाई गई पत्रकारों के नाम पर, और उसके अंदर अजीम प्रेमजी जो विप्रो वाले हैं, नंदन नीलेकणी वो इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं, गोदरेज के फाउंडर और मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप और पिरामल इंटरप्राइजेस, ये सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और जो रोहिणी नीलेकणी है, ये नंदन नीलेकणी, ये जो है कांग्रेस के हैं और ये सांसद रहे हैं। ये जो रोहिणी हैं, ये आपको बता दें कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इन सबका जो संबंध है, इन सबका संबंध अगर आप पीछे ढूंढते चले जाओगे तो एनजीओ को फंड करने वाले कौन है? जॉर्ज सोरोस। और ये नाम वो है जो खुलकर ये कह चुका है कि मैं देश की, भारत की जब चाहूंगा सरकार गिरा दूंगा, और मैंने तो अरबों रुपए इसलिए रख दिए हैं कि मुझे भारत में मोदी की सरकार को गिराना है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो IPSMF है, ये संगठन है, एनजीओ के नाम पर पत्रकारों को फंड करते हैं, कई सारे न्यूज चैनलों को फंड करते हैं, और इन्होंने बीबीसी को भी लिंक किया हुआ है, और भैया बीबीसी को भी ये पैसे देते हैं। तो इनका जो है सबका जुड़ा हुआ ये सब मामला है, और इन्हीं बीबीसी की वजह से आपको बता दूं किस तरह की इस डॉक्यूमेंट्री में भी चीज़ें रखी गई। इसमें मोटे तौर पर यह कहा गया है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कि जो कश्मीर में धारा 370 हटाई है, ये तो मोदी सरकार ने बहुत गलत किया, इसके बाद से मुसलमानों पर वहाँ दबाव बन रहा है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, जबकि हकीकत जो भारत में रहते हैं, जम्मू और कश्मीर घूमने भी जाते होंगे, उनको भी पता है। दूसरा, इसमें बताया गया कि जो दिल्ली में दंगे हुए, CAA के प्रोटेस्ट के बाद जो दिल्ली दंगे हुए, उसमें कहा गया कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हुए और पब्लिक, उन्होंने और पुलिस ने मिलकर के मुसलमानों को मारा है। अब ये क्या हकीकत है, तो दिल्ली के लोग बेटर जानते हैं। इससे भी पता लगता है कि ये बीबीसी ने फेक न्यूज़ और एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। दूसरा, इसमें आपको बता दूं, बाबरी मस्जिद वाले दंगे भी दर्शाए गए हैं, और इसमें जो है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि आपको बता दूं महामंडलेश्वर हैं इस समय, और डासना शक्तिपीठ के महंत भी हैं, उनको बताया गया कि ये मोदी के लिए काम कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुसलमानों के विरुद्ध बयानबाजी करते हैं, उसमें कुछ बयान दिखाए गए। जबकि जो भी लोग यति नरसिंहानंद को जानते हैं, मैं भी पर्सनली उनसे मिला हूँ, वो एक ही बात बोलते हैं, वो तो मोदी की तारीफ कभी करते ही नहीं। वो कहते हैं मेरे लिए एक ही राजनीति में नेता है जिसको मैं नेता मानता हूँ, वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देखिए कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी मोदी से जोड़ रहे हैं, यानी जो मोदी की बात नहीं भी करेगा तो भी इन्होंने टारगेट किया है।
पहचान कराने की कोशिश की है और इनका नैरेटिव चलाने का और यति का नाम डालने का एक ही मकसद है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी कौन कौन लोग हैं, पूरी दुनिया उसको जान ले। और इसलिए मोदी जी ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया था। उस बैन करने के बावजूद भी ये लिंक सोशल मीडिया से नहीं हटाए गए और इसके बाद सरकार ने इनको चेतावनी दी। उसके बाद भी जब ये नहीं माने, हालांकि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उन्होंने संसद में ये कहा था कि डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया है इससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन बयानबाजी से क्या होता है, उनके देश की सरकार जो है वो बीबीसी को चलाने के लिए फंड करती है, संसद ही उस फंड को प्रस्ताव पास करती है। तो ये कुल मिला के नाटक नौटंकी उन्होंने दिखाने की कोशिश की ताकि देश के लोग, क्योंकि प्रतिक्रिया उस पर दे रहे थे, कुल मिलाकर के भारत की कोर्ट क्या बीबीसी को सजा दे पाएगी ये तो कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार ये जरूर ऐसा कर सकती है कि इस बीबीसी को भारत से उखाड़ फेंके और बंद कर दे इनकी दुकान और कहे भैया यहां आप अपना चैनल नहीं चलाएंगे, उठिए यहां से भागिए। तो उसके लिए भी अब कोर्ट का सहारा लिया जाएगा क्या? सरकार चाहे तो अपने आप से इसको कर सकती थी, लेकिन सरकार अगर करती तो ये विपक्ष कहता कि देखिए मोदी जी डर गए, वही इनका एजेंडा है। तो अब ये कोर्ट में गया है और अब कोर्ट में जाएंगे तो अभी न्याय प्रक्रिया हमारे देश की ऐसे ही है, थोड़ा देखते हैं कितने दिन में के बाद फैसला आता है। लेकिन अब ये बात जरूर है कि जब कोर्ट के जरिए कानूनी प्रक्रिया चली है तो निश्चित जानिए कि अब इसमें देश का गुस्सा, देश के लोगों का गुस्सा ये जरूर है कि जिसने देश को बदनाम किया, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया, देश की न्याय प्रणाली को भी बदनाम किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे रहा है तो ये कौन होते हैं कहने वाले कि दोषी हैं या बताने वाले? इसका मतलब यह है कि अब इनको सख्त सजा देने का समय आ गया है और बीबीसी को भारत में बैन होना चाहिए। ये पूरे भारत की आवाज है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।